हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम नदी के कार्य द वर्क ऑफ रिवर के बारे में बात करेंगे। नदियां भूतल पर समतल स्थापना का कार्य 3 रूपों में करती है, जिसे हम त्रिकल कार्य या त्रिपथ कार्य कहते हैं। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेप। अपर्दन का कार्य, नदी का सर्वप्रमुख कार्य भूपटल का अपर्दन करना है। एक सेल्सवरी विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि नदी के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य स्थल का सागर तक ले जाया जाना है। नदी द्वारा अपर्दन कार्य में अपक्षय का पर्याप्त योग रहता है। अपक्षय की विभिन्न क्रियाओं द्वारा समीपी चट्टान विघटित तथा वियोजित होकर कमजोर हो जाती हैं तथा जल के साथ साधारण कार्य द्वारा अलग होकर जल के साथ हो लेती हैं। नदियां अपर्दन का कार्य 2 रूपों में करती है। एक तो नदी का जल घाटी की तली तथा किनारों को काटता है, और दूसरा नदी के साथ सम्मिलित पदार्थ भी अपर्दन का कार्य करते हैं। नदी में अवसाद या भोज के अभाव में अपर्दन कम होता है, या इनकी मात्रा अधिक होने पर भी अपर्दन कम होता है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच की दशा होने पर अपर्दन की सामान्य दशा या अपर्दन का सामान्य सिद्धांत इस दशा को कहा जाता है। इसके अलावा नदी का वेग तथा नदी का ढाल, ये दोनों भी अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। यदि तीव्र वेग के साथ यथेष्ट बाहर भी सुलभ है तो नदी द्वारा अपर्दन सर्वाधिक होगा। नदी के अपर्दन कार्य में अपर्दित होने वाले स्थलखंड की संरचना का भी पर्याप्त प्रभाव होता है। तो यहाँ ढाल और वेग के बाद संरचना में यदि अत्यधिक चट्टानें संगठित हैं, संधियाँ नहीं हैं, अभेद्य और अप्रवेश्य है, तो अपर्दन सरलता से नहीं होगा। इसके विपरीत असंगठित, मुलायम, संधियुक्त, प्रवेश्य और भेद्य चट्टान में अपर्दन सरलता से हो जाता है। अपर्दन के रूप, नदी द्वारा अपर्दन कार्य मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। एक रासायनिक अपर्दन और दूसरा यांत्रिक अपर्दन। रासायनिक अपर्दन का कार्य सामान्य रूप से घोलीकरण द्वारा होता है, घोलीकरण में सॉल्यूशन, तथा यांत्रिक अपर्दन अपघर्षण, जलगृति क्रिया तथा सन्निघर्षण द्वारा संपन्न होता है। घोलीकरण क्या होता है? नदी के बहते हुए जल के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर शैल से अलग हो जाते हैं तथा जल के साथ मिल जाते हैं। कार्बोनेशन की क्रिया द्वारा चट्टान का अधिकांश घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर नदी में बहने लगता है। घोलन की क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थों की मात्रा निश्चय ही सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा है अपघर्षण। अपघर्षण में नदी के साथ कंकड़, पत्थर आदि भी नदी के बाहर के रूप में चलते हैं। इन पदार्थों के संपर्क में आने वाले चट्टानों के घर्षण तथा टूट फूट की क्रिया को अपघर्षण की क्रिया कहते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं 4 प्रकार के पदार्थ हैं। एक बिल्कुल घुलकर चलते हैं, एक लटक कर चलते हैं, एक लुढ़क कर चलते हैं और एक उछल कर चलते हैं। प्रथम रूप में जल के साथ मिलकर नदी की घाटी के दोनों पार्श्व को कुरेद कर रगड़ कर घर्षित करते हैं। इस क्रिया को क्षैतिज अपर्दन कहते हैं। यह प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यहाँ इसे चट्टान का पार्श्वती या क्षैतिज अपर्दन कहा जाता है। और दूसरे रूप में चट्टानों के टुकड़े नदी की तली में घर्षण द्वारा, ड्रिल मशीन की तरह घर्षण द्वारा काट छांट कर उसे अलग करते हैं। इसे हम लंबवत अपघर्षण कहते हैं। सकड़े परंतु गहरे गर्त का निर्माण इस प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसे हम जल गृतिका भी कह सकते हैं। लंबवत अपघर्षण है नदी की तरुणावस्था, यूथ एज में होता है। तीसरा है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में क्या होता है? ये टुकड़े आपस में टक्कर खाते हैं, जिससे टूट फूट होती रहती है। इस तरह के टुकड़ों को, ये चौथा वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं जिसमें पत्थर उछल के चल रहे हैं, इस वाले में घर्षण द्वारा संघर्ष रगड़ के द्वारा आपस में सन्निघर्षण की क्रिया की जाती है और जो टुकड़े हैं वो टूटकर छोटे तथा महीन हो जाते हैं और इनका आकार अंत में गोल हो जाता है। जो चौथी क्रिया है उसको हम जल गति क्रिया कहते हैं। इस क्रिया द्वारा अपर्दन में केवल जल का ही सहयोग होता है।
अन्य साधनों का नहीं। बिना कंकड़ पत्थर आदि की सहायता के तथा बिना रासायनिक क्रिया के जल यांत्रिक ढंग से मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के कणों को धक्के द्वारा ढीला तथा कमजोर बनाकर उन्हें चट्टान से अलग करके अपने साथ लेकर बहता है। इसमें जल का वेग महत्वपूर्ण है। ओके, दूसरा है नदी का परिवहन कार्य। नदियां अपर्दन द्वारा प्राप्त चट्टान चूर्ण या मलबा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करती है। नदी के इस कार्य को परिवहन कहते हैं। नदी द्वारा छोटे बड़े तथा महीन सभी प्रकार के कणों का परिवहन किया जाता है। नदी की परिवहन शक्ति की एक सीमा होती है, जिससे अधिक बाहर होने पर नदी उसे ढोने में असमर्थ हो जाती है और निक्षेप करने लग जाती है। नदी की परिवहन शक्ति को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला, अवसाद भार के पदार्थों का आकार। आकार कैसा है इस चित्र में देख रहे हैं। एक अवसाद भार का सबसे बड़ा है, उसके बाद उछल के चलने वाले छोटे हैं, फिर लटक के चलने वाले और छोटे हैं, और लास्ट में घुलकर चलने वाले बिल्कुल छोटे हैं। तो यहाँ नदी का वेग और पदार्थों का आकार दो महत्वपूर्ण कारक हैं। नदी का वेग अधिक होगा तो नदी की परिवहन शक्ति भी अधिक होगी। एक गिलबर्ट महोदय हुए हैं भूगोल में, उन्होंने नदी के वेग तथा नदी की परिवहन शक्ति के बीच के संबंध के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे गिलबर्ट का छठी शक्ति का सिद्धांत कहते हैं कि परिवहन शक्ति यदि बढ़ती है तो नदी का वेग 6 गुना अधिक बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि नदी के वेग को 2 गुना कर दिया जाएगा तो परिवहन शक्ति कितनी हो जाएगी? 64 गुना हो जाएगी। क्लियर? इस सिद्धांत के अनुसार नदी की परिवहन शक्ति नदी के वेग की छठी शक्ति के अनुपात में होती है। अर्थात यदि नदी के वेग को दुगना कर दिया जाए तो नदी की परिवहन शक्ति भी 64 गुना हो जाएगी। सामान्य शब्दों में हम कहें तो नदी के वेग के दोगुना होने पर परिवहन किए जाने वाले बोझ का 64 गुना नदी बहाकर ले जा सकती है। नदी बोझ का परिवहन कई रूपों में करती है। इनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। कृषण, लुढ़ककर। जब चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े लुढ़कते हुए चलते हैं तो इस क्रिया को हम कृषण कहते हैं। ट्रैक्शन अंग्रेजी में कहा जाता है इसको। इस विधि में चट्टानों के टुकड़े एक ही बार में परिवहित नहीं हो पाते, वरन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पुनः उससे तीसरे स्थान पर आदि रूप में चलते हैं। ये देख रहे हैं, इस चित्र में आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की किस तरीके से ट्रैक्शन की क्रिया घटित हो रही है। दूसरा है उत्परिवर्तन द्वारा सॉल्टेशन। इस विधि में चट्टानों के टुकड़े जल के साथ नदी की तली पर उछल उछल कर स्थानांतरित होते हैं। उछलने या फुदकने की क्रिया निहायत मंद होती है। इस विधि को परिवहन की क्रिया को उत्परिवर्तन कहते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आप एक ऐसा वीडियो देखेंगे, क्लिपिंग देखेंगे जिसमें चट्टानें कैसे उछल उछल के चल रही हैं। इसी प्रकार लटक कर, यह सामान्य नियम है कि जल में प्रत्येक वस्तु का भार कम हो जाता है। जब शैल कण चट्टानों से अलग होकर नदी के जल में गिरते हैं तो जल की प्लवनशीलता बायोन्सी फोर्स के कारण उनके भार में कमी आ जाती है, और इस क्रिया के कारण मध्यम श्रेणी के जो टुकड़े होते हैं वो क्या करते हैं? लटक कर चलते हैं। फिर है चौथा है घुलकर। चट्टानों के घुलनशील पदार्थ जल के साथ घुलकर मिल जाते हैं तथा जल के साथ अदृश्य रूप से बहते हुए चलते हैं। तो ये बहते हुए चलते हैं, इसे सॉल्यूशन बाय सॉल्यूशन कहते हैं। पुनः आप एक उसी डायग्राम में देखेंगे कि किस प्रकार सॉल्यूशन के कारण कण जो हमारे टुकड़े हैं वो चल रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपने देखा कि नदी का जो अपर्दन का कार्य है, नदी का अपर्दन के कार्य के बाद परिवहन का कार्य है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और परिवहन के बाद जब नदी का वेग कम हो जाता है तो नदी निक्षेपण का कार्य संपादित करती है। निक्षेपण का कार्य जब संपादित होता है उसका अर्थ है कि नदी के वेग में कमी हो गई है, नदी के जलमार्ग ढाल में कमी हो गई है, नदी के जल का जो विस्तार है वो अधिक हो गया है, नदी के मार्ग में कुछ अवरोध आ रहे हैं, ऐसी कठोर चट्टानों के अवरोध जिसको नदी अपने जल के द्वारा अपनी शक्ति के द्वारा काट नहीं पा रही है, या नदी के जल में आयतन में कमी हो गई है। तो इस कारण से नदी में निक्षेपण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। नदी में बोझ। अब नदी में बोझ कैसे आ रहा है? अवसाद की वृद्धि के कारण नदी में बोझ आ सकता है। पदार्थों की मात्रा नदी के परिवहन के सामर्थ्य से अधिक हो गई तो नदी को अतिभारित नदी या ओवरलोडेड स्ट्रीम के नाम से जाना जाएगा। ऐसी अवस्था में नदी अपने अतिरिक्त पदार्थों का जो वो ढोकर नहीं ले जा पा रही है उनका निक्षेपण करना प्रारंभ कर देती है।
इसमें कैसे रूपों में होता है नदी से? नदी के शीर्ष भाग में अपर्दन के कारण निचले भाग में भार की वृद्धि हो जाती है। हिमानी जलोढ़ द्वारा नदी के भार में वृद्धि, जब हिमानी पिघल जाती है तो उससे अपर्दन द्वारा प्राप्त मलबे को हिमानी जलोढ़ कहते हैं, उससे भी भार में वृद्धि हो जाती है। क्लियर? इसी प्रकार मुख्य नदी की सहायक नदियों द्वारा अत्यधिक मलबे का लाया जाना। इसी तरह वनस्पति आवरण में कमी के कारण नदी के मार्ग में अधिक अपर्दन द्वारा मलबा का आना। प्राय ऐसा होता है कि उच्च ढाल से आने वाली नदियां अपने साथ इतना अधिक मलबा ला देती हैं कि नदी जब मध्यम अवस्था में आती है, प्रौढ़ावस्था में आती है, तो उसे ढोने में समर्थ नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप अतिरिक्त पदार्थों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। निक्षेपण से कुछ स्थलाकृतियां भी बनती है जिनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं उनके नाम एक बार आपको बता देता हूँ। वो है जलोढ़ पंख, आप नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बालू का पुलीन या बालू का तट, सैंड बैंक जिसको कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लेविस या प्राकृतिक बांध की दोनों और निक्षेपण के कारण मानो ऐसी दीवार बन जाती है जिससे कोई बाउंड्री बना दी गई हो, बांध बना दिया गया हो। लास्ट में बनता है बाढ़ का मैदान। जब नदी में जल की मात्रा कभी कभी अचानक ज़्यादा आती है तो नदी का जो निक्षेपित पदार्थ है दूर दराज तक फैल जाता है। आपने इस प्रकार के मैदान नदी के अंतिम भाग में देखे होंगे। इसी प्रकार डेल्टा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है डेल्टा, तो इसके बारे में हम और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। लास्ट इस वीडियो में आ रहा है अपर्दन द्वारा उत्पन्न जो स्थलाकृति है, उनके भी मैं आपको नाम बता देता हूं। जिस प्रकार मैंने निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में बताया है, अपर्दन द्वारा जो स्थलाकृति बनती है उसमें नदी की घाटी के विकास के साथ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें सबसे पहले वी आकार की घाटी, उसके बाद वी आकार की घाटी से आगे चलता है गॉर्ज के तथा केनियन। इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे चित्रों के साथ। फिर नदी की घाटी का चौड़ा होना, नदी विसर्प का निर्माण होना, घाटी का लंबा होना, सरिता अपहरण जैसी घटनाएं, फिर प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में जलप्रपात का निर्माण होना, नीचे की ओर जब लगातार क्रिया होती है चट्टानों के कणों के कारण, चट्टानें आपस में नदी में बहते हुए कणों के कारण चट्टानें जब कटने लगती है तो उससे जलगर्तिका की क्रिया होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लंबवत अपघर्षण होता है जब नदी में, तो जलगर्तिका की क्रिया या जलगर्तिका जैसे स्ट्रक्चर्स वहाँ डेवलप होते हैं। इसी प्रकार संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, ट्रेरेस, नदी विसर्प, क्वेस्टा तथा शूकर कटक, हॉकबैक जिसको कहा जाता है, और लास्ट में पेनी प्लेन, समप्राय मैदान का निर्माण भी नदी के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार नदी का जो अपर्दन का कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें नदी का ढाल तथा वेग और उसमें बोझ जो है अवसाद का भार, ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं के कारण नदियां विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करती है। धरातल पर सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है जल और नदी। अब इस वीडियो में आप देखिए किस प्रकार कृषण की क्रिया हो रही है, पत्थर गोल हो गए हैं, गोलाश्म बन गए हैं, नदी में तत्वों का जो है अवसाद का प्रवाह किस प्रकार हो रहा है। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।